today's lecture, the topic which we are going to discuss is Marxist theory. इंटरनेशनल रिलेशंस की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थेरी है मार्क्सिज्म। आज के टॉपिक अपने लेक्चर में हम वो डिस्कस करेंगे। ये जो थेरी है इसके जो प्रोपोनेंट हैं वो कार्ल मार्क्स हैं। कार्ल मार्क्स इज़ नोन टू बी द प्रोपोनेंट ऑफ दिस थेरी। और जो थेरी है ये बेसिकली बात करती है क्लास स्ट्रगल की। एंटी कैपिटलिस्ट थेरी है जिसमें उन्होंने क्लास स्ट्रगल की बात की है, वर्किंग क्लास की बात की है। और स्पेशली 1917 में एक रशिया में बोल्शेविक रेवोल्यूशन आता है, उसके बाद इस थेरी की जो इम्पोर्टेंस है वो इंक्रीज़ हो जाती है। कार्ल मार्क्स जो हैं वो मेजर इसके जो प्रोपोनेंट्स हैं उसमें आते हैं। इसमें हम देखेंगे कि मार्क्सिज्म है क्या इस थेरी में, ठीक है, उसके डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस न्यू मार्क्सिज्म। न्यू मार्क्सिज्म क्या होता है, मार्क्सिज्म और न्यू मार्क्सिज्म में क्या डिफरेंस है, उसमें क्या आपस में उनका रिलेशनशिप है वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम मार्क्सिज्म पे जो क्रिटिसिज्म हुआ है उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि जो क्रिटिक्स हैं इस थेरी के वो इसके बारे में क्या कहते हैं। तो ये जो एक हमारे मेजर कंटेंट्स होंगे आज के लेक्चर्स में, आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जी, व्हाट इज़ मार्क्सिस्ट थेरी। मार्क्सिस्ट थेरी बेसिकली है क्या। मार्क्सिज्म इज़ अ थेरी ऑफ कैपिटलिज्म टू कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो कि इस थेरी के प्रोपोनेंट हैं एंड हिज फॉलोअर्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ क्लास वॉर एट द इंटरनेशनल लेवल। अब जो कार्ल मार्क्स हैं जो इस थेरी के प्रोपोनेंट हैं और जो उनके फॉलोअर्स हैं वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को किस तरह से देखते हैं। दे सी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एज अ एक्सटेंशन ऑफ क्लास वॉर। वो कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंटरनेशनल लेवल पे डिफरेंट क्लासेस हैं, ठीक है, और उनके बीच में एक स्ट्रगल है, उनके बीच में एक स्ट्रगल है जिसको उन्होंने वॉर का नाम दिया है। वो कहते हैं कि क्लास वॉर है एट इंटरनेशनल लेवल पे। इन the capitalist states are exploiting the poor states and for safeguarding their interests are resorting to wars and imperialism। अब जो कार्ल मार्क्स और उनके फॉलोअर्स हैं वो क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट स्टेट्स हैं वो क्या कर रही हैं, वो पोअर स्टेट्स को एक्सप्लॉइट कर रही हैं, उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रही हैं, उनकी लेबर को एक्सप्लॉइट कर रही हैं। और जो सेकेंड वो क्या काम कर रहे हैं, वो अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए क्या कर रहे हैं, दे आर एंट्रिंग इनटू वॉर। अब कैपिटलिज्म और कम्युनिज़म या सोशलिज़म ये टू डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ हैं, दो डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं, आप इस तरह से इनको कह सकते हैं। और जो पूरी की पूरी कोल्ड वॉर है वो इन दो डिफरेंट जो आइडियोलॉजीज़ हैं इनकी बुनियाद पे लड़ी गई है। कैपिटलिज्म और कम्युनिज़म का मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ। कैपिटलिस्ट जो मॉड है या कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी या कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि जी प्राइवेट ऑनरशिप होती है और फ्री मार्केट इकॉनमी होती है। लेट्स सपोज जो कैपिटलिस्ट स्टेट्स हैं वहाँ पे जो उसके सिटीजन्स होते हैं, जो उसके उनके उस स्टेट के इंडिविजुअल्स होते हैं, उनको राइट ऑफ प्राइवेट ऑनरशिप होता है कि वो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी, अपना प्राइवेट बिजनेस जो है वो उसको ओन कर सकते हैं। और फ्री फ्लो ऑफ मनी होता है, फ्री फ्लो ऑफ फ्री मार्केट इकॉनमी होती है। जबकि इसके अपोजिट जो दूसरा क्लास सिस्टम है जिसको हम कम्युनिज़म कहते हैं या सोशलिज़म कहते हैं, उसमें क्या होता है, कम्युनिज़म में ये होता है कि स्टेट ऑनरशिप होती है। ईच एंड एवरीथिंग हैज़ स्टेट ऑनरशिप, स्टेट की मलकियत होती है हर चीज़। प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है या प्राइवेट ऑनरशिप है उसका कॉन्सेप्ट नहीं होता। हर चीज़ जो है वो स्टेट की मलकियत होती है और फ्री मार्केट इकॉनमी नहीं होती, मनी का उस तरह से फ्री फ्लो नहीं होता जिस तरह से कैपिटलिस्ट स्टेट में होता है। तो ये दो डिफरेंट टाइप्स हैं। तो यहाँ पे वो यही बात कर रहे हैं कि जो कैपिटलिस्ट स्टेट हैं जहाँ पे फ्री मार्केट इकॉनमी का कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लॉइट कर रही हैं जो पुअर स्टेट्स हैं उनको। किस तरह से एक्सप्लॉइट कर रही हैं, आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक एग्जांपल देख लें। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज़ अ कैपिटलिस्ट स्टेट। मोस्टली जो वहाँ पे बिजनेसेस हैं दे आर प्राइवेटली ओन्ड बाय द नेशनल्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या जो कोई फॉरेन नेशनल्स हैं वहाँ पे। अब यूएसए क्या कर रहा है, यूएसए देखें दुनिया के जो डिफरेंट ममालिक हैं, मिडल ईस्ट की हम एग्जांपल देख लेते हैं कि मिडल ईस्ट में वाई यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज़ इंटरेस्टेड इन मिडल ईस्टर्न पॉलिटिक्स। वाई?
बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द मिडल ईस्ट। ठीक है, वहाँ पे उसके इंटरेस्ट्स हैं। क्या इंटरेस्ट हैं? वहाँ के रिसोर्सेज पे उसके इंटरेस्ट है। ऑयल है मिडल ईस्ट में, आप देखें। उसके अलावा वाटर रिजर्व्स हैं लीबिया वगैरह वाली साइड पे। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका क्या करना चाहता है? वो वहाँ के रिसोर्सेज को जो है वो एक्सप्लॉइट करना चाहता है। दैट इज़ वाई इसकी जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो इन्वॉल्वमेंट है वो इतनी ज़्यादा है मिडल ईस्ट में। इस तरह से दुनिया के दीगर ममालिक में आप देख लें, जो पुअर या थर्ड वर्ल्ड स्टेट्स हैं, जो वीक स्टेट्स हैं, किस तरह से जो मेजर कैपिटलिस्ट स्टेट हैं वो एक्सप्लॉइट कर रही हैं। इसमें हम ईस्ट इंडिया कंपनी की एग्जांपल भी देख सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भी यही रोल था। सबको पता है कि यूके की, ब्रिटेन की, यूनाइटेड किंगडम की कंपनी थी। ट्रेड पर्पस के लिए वो सब कॉन्टिनेंट में आए थे, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया? उन्होंने यहाँ पे कब्जा कर लिया। सो दिस इज़ हाउ द कैपिटलिस्ट स्टेट आर एक्सप्लॉइटिंग द वीक, द पुअर स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, एंड हाउ दे आर एक्सप्लॉइटिंग देयर रिसोर्सेज। यही बात कार्ल मार्क्स करते हैं अपनी इस थ्योरी में, मार्क्सिज्म में। वो यही कहते हैं कि क्लास स्ट्रगल है, जो वर्किंग क्लास है, जो पुअर क्लास है, वो मार्जिनलाइज्ड है और इट इज़ बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय द कैपिटलिस्ट स्टेट। आगे वो कहते हैं कि इस जो थ्योरी है मार्क्सिज्म, इसकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज़ हो गई 1917 में, जब बोल्शेविक रेवोल्यूशन आया रशिया में। लेनिन थे तब उस टाइम लीडर। तो वो रेवोल्यूशन भी बेसिकली क्या था? यही था, दे वांटेड टू चेंज द सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। अब फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ मार्क्सिस्ट अप्रोच क्या है? सबसे पहले जो मार्क्सिस्ट हैं, दे एडवोकेट्स दैट द क्लास स्ट्रगल बिटवीन द टू इकोनॉमिक क्लासेस इज़ अ ट्रू फैक्ट। वो कहते हैं कि दो इकोनॉमिक क्लासेस, जो पुअर क्लास है और जो रिच क्लास है, उनके बीच में जो क्लास स्ट्रगल है वो रियलिटी है, वो एक फैक्ट है। इट इज़ अ ट्रू फैक्ट, एग्जिस्ट करती है। वो कहते हैं कि ये चीज़ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्लास स्ट्रगल एग्जिस्ट। आप इवन हमारे मुल्क में देख लें, देयर इज़ आल्सो क्लास स्ट्रगल विद इन द पाकिस्तान। जो रिच हैं वो अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं, और जो पुअर हैं वो बेचारे गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं। और ये जो क्लास गैप है बिटवीन द रिच एंड द पुअर, ये बढ़ता जा रहा है। इस क्लास गैप को ब्रिज करने की ज़रूरत है, ताकि जो मिडिल क्लास है वो जो है वो एक्सपैंड करे। नेक्स्ट पॉइंट है जी, द वर्किंग क्लास इन दीज कंट्रीज आर यट नॉट इन अ पोजिशन टू ओवरथ्रो दिस रूल। अब वो कहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट स्टेट्स हैं या जो पुअर स्टेट्स हैं, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ की जो वर्किंग क्लास है वो इस कंडीशन में नहीं है, इस पोजीशन में नहीं है कि वो उस रूल को ओवरथ्रो कर सके, वो सिस्टम को चेंज कर सके। कैपिटलिस्ट जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो उसको चेंज कर सके। वहाँ की जो वर्किंग क्लास है उनके पास इतनी अथॉरिटी या इतनी वो सस्टेनेबल पोजीशन में नहीं है कि वो ऐसा कर सकें। द exploitation of the working class can come to an end in regard to their capacity to resist the exploitation done by the capitalist। अब वो कहते हैं कि जो वर्किंग क्लास की एक्सप्लॉयटेशन है ये किस तरह से काम हो सकती है? ये तब काम हो सकती है जब आप उनकी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। वर्किंग क्लास की कैपेसिटी को वो कहते हैं कि इंक्रीज़ करें, ताकि वो इस कंडीशन में आए, वो इस पोजीशन में आए कि वो रेजिस्ट कर सकें जो एक्सप्लोटेशन है कैपिटलिस्ट्स की तरफ से उसको। इट मीन्स दे आर सेइंग कि आप अपनी वर्किंग क्लास को जो है वो स्ट्रॉन्ग इनफ करें, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाएं, ताकि वो उस एक्सप्लोटेशन को रेजिस्ट कर सकें जो उनको फेस करनी पड़ती है बाय द कैपिटलिस्ट्स। फंडामेंटल्स ऑफ मार्क्सिस्ट अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल फीचर्स। अब हम इसके कुछ फंडामेंटल्स देख लेते हैं अप्रोच के। प्रोलेटेरियन इंटरनेशनलिज्म, ये क्या होता है? मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनलिज्म पॉलिटिक्स इज़ बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ द प्रोलेटेरियन इंटरनेशनलिज्म। अब कहते हैं कि मार्क्सिस्ट का जो व्यू है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को लेके, वो किस कॉन्सेप्ट पे बेस करता है? वो प्रोलेटेरियन इंटरनेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट पे बेस करता है। प्रोलेटेरियन इंटरनेशनलिज्म क्या होता है? इट इंक्लूड्स टू फैक्टर्स। वन इज़ द वर्ड प्रोलेटेरियन हैव अ कॉमन इंटरेस्ट। अब जो वर्ड प्रोलेटेरियन है उनका एक कॉमन इंटरेस्ट है, और वो इंटरेस्ट क्या है? टू एक्सप्लॉइट द पुअर कंट्रीज़।
Next stage is united action by the proletariats is one of the first condition for the emancipation of the proletariats. ये दूसरा इसका जो है वो कॉन्सेप्ट है अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट थेरी. Second है जी anti-imperialism. A Marxist view of international politics believe that the break of the bogus world order is inevitable. अब मार्क्सिस्ट जो हैं वो कहते हैं कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम है, जो वर्ल्ड ऑर्डर है, जिसमें हम देखते हैं कि जो कैपिटलिस्ट स्टेट्स हैं दे आर एक्सप्लॉइटिंग द वीक द पुअर स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, इट इज़ इनएविटेबल, ये नागज़ीर है. Capitalism has reached its final imperialism. Wars, militarism and armed conflicts have become the way of imperialistics. कहते हैं कि जो कैपिटलिज्म के वो एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो कहाँ पहुँच गए, वो इम्पीरियलिज्म तक पहुँच गए हैं. ठीक है, वो जो है वो कब्ज़ा करने के लिए तैयार हैं, डोमिनेशन के लिए तैयार हैं, वो वॉर्स के लिए तैयार हैं, मिलिट्रिज्म के लिए, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं. वो कहते हैं दुनिया में द कंटेम्प्रेरी ऑफ इंटरनेशनल एरा ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन शोज़ दैट कैपिटल हैज़ बिकम इंटरनेशनल एंड मोनोपोलिटिक. अब वो कहते हैं कि जो कैपिटल है, जो मनी है, इट हैज़ बिकम इंटरनेशनल. अनइवन पॉलिटिकल इकोनॉमी डेवलप्ड इज़ एन एब्सोल्यूट लॉ ऑफ कैपिटलिज्म. अनइवन पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है वो कैपिटलिज्म, इसमें यही होता है. अनइवन पॉलिटिकल जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इसका यही मतलब है कि जो रिच हैं वो रिच होते जा रहे हैं और जो पुअर हैं वो पुअर होते जा रहे हैं. कोई सस्टेनेबल पॉलिटिकल इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही, अनइवन पॉलिटिकल इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है दुनिया में अंडर द अम्ब्रेला ऑफ कैपिटलिज्म विच इज़ आवर इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ ग्लोब. The revolution by the proletariat class is one part of the world would attract the oppressed classes of other countries for socialist revolution. सेल्फ डिटर्मिनेशन. नेक्स्ट जो फंडामेंटल है मार्क्सिस्ट थ्योरी का, दैट इज़ सेल्फ डिटर्मिनेशन. अब मार्क्सिस्ट जो अप्रोच है, इट एक्सेप्ट सेल्फ डिटर्मिनेशन एज द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द इंटरनेशनल सोसाइटी. अब वो कहते हैं कि इफ़ मार्क्सिस्ट कहते हैं इफ़ वी वांट टू ऑर्गेनाइज द इंटरनेशनल सोसाइटी, तो उसके लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है? सबसे पहले सेल्फ डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है. इट एडवोकेट्स दैट ऑल nations of the world must be free to determine their political destiny. वो कहते हैं कि तमाम जो nations हैं दुनिया की वो फ्री होनी चाहिए, अपना जो पॉलिटिकल डेस्टिनी है उसको डिटर्मिन के लिए उनको फ्रीडम होनी चाहिए. ना कि इस तरह कि जो ताकतवर ममालिक हैं वो जो वीक ममालिक हैं उनकी पॉलिटिकल डेस्टिनी को डिसाइड करें, जैसा कि कैपिटलिज्म के अंडर होता है. कहते हैं कि नेशंस को, स्टेट्स को ये अथॉरिटी होनी चाहिए, ये फ्रीडम होना चाहिए कि वो अपनी पॉलिटिकल डेस्टिनी को खुद डिसाइड करें. कॉलोनियल सिस्टम मस्ट गो. कॉलोनियल सिस्टम को वो कहते हैं जाना चाहिए. 1917 में जैसा कि हमने पढ़ा है कि इस अप्रोच को उसके बाद जो है वो पॉपुलैरिटी मिली, तो उस टाइम ब्रिटिश की कॉलोनीज़ थी दुनिया में. ठीक है, ना सिर्फ सब कॉन्टिनेंट वाज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, बल्कि ब्रिटेन हैज़ डिफरेंट कॉलोनीज़ इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो वो वही बात कर रहे हैं जो मार्क्सिस्ट हैं. वो कहते हैं कि कॉलोनियल सिस्टम मस्ट गो और हर जो नेशन है उसके पास खुद ही अख्तियार होना चाहिए कि वो अपनी पॉलिटिकल डेस्टिनेशन को डिटर्मिन करे, अपनी पॉलिटिकल डेस्टिनेशन डिसाइड करे. नेक्स्ट है जी सेल्फ डिटर्मिनेशन बाय ऑल द नेशंस अलोन कैन गिव एन enduring and strong basis to international relations. कहते हैं कि जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है, जो एक ये क़ुव्वत खुद इरादी है, ये क्या करती है? ये नेशंस को कहते हैं कि स्ट्रेंथन करती है ताकि वो इंटरनेशनल रिलेशंस में जो है वो स्ट्रॉन्गली पार्टिसिपेट कर सके. इसलिए सेल्फ डिटर्मिनेशन फॉर अ नेशन, फॉर अ स्टेट इज़ फंडामेंटल in order to get rid of that economic system which is dominating the world politics. Next is peaceful coexistence. There must be peaceful coexistence among the nation states. ये मार्क्सिस्ट कहते हैं. The Marxists advocate that all nation states of the world
must live peacefully without criticizing or undermining other social, economic and political system. अब मार्क्सिस्ट कहते हैं कि दुनिया में एक ऐसे निज़ाम की ज़रूरत है जिसमें जो स्टेट्स हैं वो पीसफुली को एग्जिस्ट कर सकें, पीसफुली रह सकें, विदाउट क्रिटिसाइजिंग, एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ किए बगैर, एक दूसरे के सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम्स को अंडरमाइन किए बगैर सर्वाइव कर सकें। एक ऐसे सिस्टम की, एक ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर की ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू द मार्क्सिस्ट, जिसमें पीसफुल को एग्जिस्टेंस हो, तमाम सिर्फ जो है वो पीसफुली रह सकें, एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ किए बगैर, एक दूसरे के सिस्टम्स को अंडरमाइन किए बगैर। नेक्स्ट है द बेस्ट वे टू अचीव दिस इज़ टू ट्राई टू वर्क एट द रिलेशंस ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस। और वो कहते हैं कि वो सिस्टम जिसमें स्टेट्स पीसफुली रह सकती हैं वो किस तरह से अचीव किया जा सकता है। वो एक कॉन्सेप्ट है पीसफुल को एग्जिस्टेंस का, जिस पे आप रिलाई करके वो सिस्टम जो है उसको अचीव कर सकते हैं, जिसमें स्टेट्स जो हैं वो एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ किए बगैर सर्वाइव करें। बिटवीन द सोशलिस्ट स्टेट्स एंड एटलीस्ट सम इफ़ नॉट ऑल द कैपिटलिस्ट स्टेट। और वो कहते हैं कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस जो सोशलिस्ट स्टेट्स हैं दुनिया की और जो कैपिटलिस्ट स्टेट्स हैं दुनिया की, उनके बीच में एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, जिसमें वो एक दूसरे की आइडियोलॉजी को, एक दूसरे के इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम को क्रिटिसाइज़ और अंडरमाइन ना करें, बल्कि पीसफुली को एग्जिस्ट करें। The acceptance of peaceful coexistence, however, does not mean that limits of socialism have been achieved. However, वो कहते हैं कि जो peaceful coexistence है इसकी acceptance का ये मतलब नहीं है कि socialism जो है वो achieve कर लिया गया है। That capitalism and imperialism will continue to prevail and shall never be overthrown, but the struggle between the labor and the capitalist will डिक्रीज़। वो कहते हैं इससे क्या होगा पीसफुल को एग्जिस्टेंस की एक्सेप्टेंस से, इससे ये होगा कि जो स्ट्रगल है लेबर और जो कैपिटलिस्ट है, इंडिविजुअल्स हैं, उनके बीच जो स्ट्रगल है that can be reduced somehow, if not completely eliminated, that can be reduced somehow. So peaceful coexistence जो है वो कहते हैं कि उसकी ज़रूरत है इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू द proponents of Marxist theory. मार्क्सिज्म एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। अब हम देखते हैं कि मार्क्सिज्म जो और इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं इनका आपस में क्या किरदार है या क्या इनका आपस में ताल्लुक़ है। The world according to Marxism is dominated by the capitalist states. वो कहते हैं कि जो मार्क्सिस्ट थ्योरी है, अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट थ्योरी द वर्ल्ड इज़ डोमिनेटेड बाय द कैपिटलिस्ट स्टेट। जो कैपिटलिज्म है दैट इज़ डोमिनेटिंग द वर्ल्ड। इट मीन्स मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड have capitalist mode of production according to Marxism, whose control not only the means of production, वो कहते हैं ना सिर्फ वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं जो मार्क्सिस्ट क्लास है, बल्कि क्या कर रहे हैं बट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नेंस इन देयर रिस्पेक्टिव सोसाइटीज़। सिर्फ मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस को नहीं कंट्रोल कर रहे, सिर्फ इकोनॉमिक जो फ्रंट है उसको नहीं डोमिनेट कर रहे, बल्कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नेंस, पॉलिटिकल फ्रंट पे भी उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस है कैपिटलिस्ट जो हैं उनका अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट। These instruments include most prominently the state and its agencies। अब वो कहते हैं कि कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको कैपिटलिस्ट जो हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं। इसमें वो कहते हैं कि स्टेट्स और इसकी एजेंसीज सिर्फ इंक्लूड नहीं हैं, मिलिट्री, पुलिस और कोर्ट्स इंक्लूड्स नहीं हैं, बट आल्सो द मीडिया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, डोमिनेंट रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन एट्सेट्रा। सिर्फ वो कहते हैं कि पॉलिटिकल फ्रंट पे ये नहीं है कि वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच है स्टेट की उसको कंट्रोल कर रहे हैं, कि स्टेट की जो मिलिट्री, पुलिस या कोर्ट्स है उसको कर रहे हैं, बल्कि वो वहाँ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, वहाँ के मीडिया को, वहाँ के डोमिनेंट जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है कैपिटलिस्ट जो है वो उसको भी कंट्रोल कर रहे हैं। एंड इट इज़ हैपनिंग इन most of the state of the world, because most of the state of the world has capitalist mode of production according to Marxist theory। आगे वो बात करते हैं टू अंडरस्टैंड इंटरनेशनल रिलेशंस इन शॉर्ट
one must recognize that much of what happens in the world, domestically, internationally, and globally, is an expression of the interest and power of the dominant class. अब वो कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए इस चीज़ को रिकग्नाइज़ करना ज़रूरी है कि दुनिया में जो हो रहा है डोमेस्टिकली विद इन द स्टेट्स, इंटरनेशनल लेवल पे या ग्लोबल लेवल पे जो भी हो रहा है, इट इज़ जस्ट द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड पावर ऑफ द डोमिनेंट क्लास। जो ताकतवर तबका है, जो डोमिनेंट क्लास है, सिर्फ़ और सिर्फ उसके इंटरेस्ट को सर्व करने की कोशिश की जा रही है और उसके जो इंटरेस्ट हैं उनको गेन करने की कोशिश की जा रही है, पावर को गेन करने की कोशिश की जा रही है बाय द डोमिनेंट क्लास। There is no such thing as the national interest, there is only class interest। अब मार्क्सिस्ट एक और बात करते हैं, वो कहते हैं कि जो स्ट्रगल है वो नेशनल इंटरेस्ट की नहीं है बल्कि क्लास इंटरेस्ट की है। क्यों? क्योंकि जो वर्किंग क्लास है वो मार्जिनलाइज्ड है और जो डोमिनेंट क्लास है, जो ताकतवर तबका है, सिर्फ़ और सिर्फ उसके जो इंटरेस्ट्स हैं दे आर बीइंग सर्व्ड इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। और क्लास जो इंटरेस्ट है वो सर्व हो रहे हैं, ना कि नेशनल इंटरेस्ट जो है वो सर्व हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू द मार्क्सिस्ट्स। सो दीज ऑल आर द फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ मार्क्सिज्म, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें क्लास स्ट्रगल है, किस तरह से जो वर्किंग क्लास है वो मार्जिनलाइज्ड है और किस तरह से जो डोमिनेंट क्लास है सिर्फ उनके जो इंटरेस्ट हैं वो सर्व किए जा रहे हैं, ना सिर्फ डोमेस्टिकली विद इन द स्टेट्स बल्कि इंटरनेशनली एंड ग्लोबली। और जो इंटरनेशनल सिस्टम है दैट इज़ डोमिनेटेड बाय द कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड हैं दे आर कैपिटलिस्ट स्टेट्स। अब हम देखते हैं कि जो न्यू मार्क्सिज्म है ये क्या होता है। न्यू मार्क्सिज्म इज़ अ लूज टर्म फॉर वेरियस 20th century approaches, amend or extended Marxism, Marxist theory, usually by incorporating elements from other intellectual traditions such as critical theory, psychoanalysis and extensionalism। अभी वो कहते हैं कि जो न्यू मार्क्सिज्म है वो इन सब चीज़ों का मजमुआ है। इन सब चीज़ों के कुछ जो फीचर्स हैं वो अगर कंबाइन करें तो एक न्यू थ्योरी जो है वो डेवलप होती है, दैट इज़ न्यू मार्क्सिज्म। Frankfurt School has become one of the mostly widely adopted forms of neo-Marxism. Marxism has become too close to communism. Neo-Marxists view class deviance under capitalism as more important than gender डिवियंस और इश्यूज ऑफ रेस एंड एथनिसिटी। अब न्यू मार्क्सिस्ट जो हैं वो क्या करते हैं, वो क्लास को डिफरेंट तरीके से डिफ़ाइन कर रहे हैं। वो जो क्लास की डिवीजन है अंडर द कैपिटलिज्म उसको डिफरेंट तरीके से करते हैं। वो कहते हैं कि जो क्लास की डिवीजन है ये जेंडर पे या रेस या एथनिसिटी पे डिपेंड नहीं करती। द करंट ऑफ न्यू मार्क्सिस्ट थॉट दैट इज़ प्रॉबेबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इन्फ्लुएंशियल हिस्टोरिकली एंड टुडे इज़ डिपेंडेंसी theory। After seeing the failure of working class revolution in Western Europe after World War I, choose the part of Marx thought that might clarify social conditions that were not present when Marx was alive। अब वो कहते हैं कि न्यू मार्क्सिस्ट जो है ना वो सोशल कंडीशंस पे, उन सोशल कंडीशंस पे फोकस कर रहे हैं जो कि जब क्लासिकल मार्क्सिज्म आई कार्ल मार्क्स के दौर में जब वो ज़िंदा थे तो इस तरह की सोशल कंडीशंस जो हैं दैट वर नॉट प्रिवेलिंग इन द वर्ल्ड। विद टाइम टू टाइम जो सोशल कंडीशंस हैं दे ग्रेजुअली चेंज। और न्यू मार्क्सिज्म इज़ बेस्ड ऑन द टोटल पॉलिटिकल इकोनॉमिक कल्चरल सिस्टम। और एक न्यू जो कल्चरल पॉलिटिकल इकोनॉमिक और कल्चरल सिस्टम आया दुनिया में जो कार्ल मार्क्स के इस दुनिया से जाने के बाद आया, न्यू मार्क्सिज्म जो है वो उस पे बेस करती है। अब थोड़ा सा मार्क्सिज्म और न्यू मार्क्सिज्म का कंपैरिजन देख लेते हैं। फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन मार्क्सिज्म एंड न्यू मार्क्सिज्म।
मार्क्सिज्म इज़ बेस्ड ऑन इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। मार्क्सिज्म जो है इट इज़ बेस्ड ऑन इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, ठीक है। न्यू मार्क्सिज्म इज एस्टैब्लिश ऑन ब्रॉडर कंसिडरेशन ऑफ सोशल एंड इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस दैट परपेचुएट ऑपरेशन ऑफ द वर्किंग क्लास। अब वो कहते हैं कि जो मार्क्सिज्म है उसका जो ज़्यादा टिल्ट है वो इकोनॉमिक जो डिवीजन है अमंग द क्लास उस पे है। हाउएवर न्यू मार्क्सिज्म जो है वो क्या करता है, वो सोशल और इंटेलेक्चुअल जो इन्फ्लुएंसेस हैं क्लास वर्किंग क्लास पे वो उसको स्टडी करता है। वही बात कि वो उसका जो है न्यू मार्क्सिज्म जो है वो उसका एक डिफरेंट एस्पेक्ट स्टडी कर रहा है अदर देन द इकोनॉमिक एस्पेक्ट। मार्क्सिस्ट बिलीव दैट सोसाइटी इज structured around contradictions that could only be resolved only through actual social change, form of revolution। अब मार्क्सिस्ट जो हैं उनको लगता है कि हम चेंज किस तरह से ला सकते हैं वर्ल्ड ऑर्डर में या इंटरनेशनल जो सिस्टम है उसमें चेंज किस तरह से ला सकते हैं। वो कहते हैं कि दो तरीके से चेंज आ सकता है, या तो है एक्चुअल सोशल चेंज आए या फिर कोई रेवोल्यूशन आए। Marxist theory noted was between human nature and the condition for labor in capitalism. The contradiction in the capitalist process would produce an economic crisis where the capitalist system would fail. अब न्यू मार्क्सिस्ट जो हैं वो किस तरह से देखते हैं, वो देखते हैं कि अंडर कैपिटलिज्म आवर लेबर इज सोल्ड एज अ कमोडिटी। वो कहते हैं कि कैपिटलिज्म में जो न्यू मार्क्सिस्ट हैं वो कहते हैं कि कैपिटलिज्म में जो लेबर है उसको एक कमोडिटी के तौर पे लिया जाता है। थ्योरी ऑफ वैल्यू, ठीक है, थोड़ा सा आगे उन्होंने एक इकोनॉमिक टर्म बताई हुई है। Theory of accumulation is money or financial assets invested for the purpose of making money. Theory of surplus value. Although Marxist did not himself invent the term, he developed the concept. It refers roughly to the new value created by workers. अब ये जो न्यू मार्क्सिस्ट हैं वो इन सब चीज़ों को जो है वो एनालाइज कर रहे हैं। Major relationship between Marxism and New Marxism, the contradictory relationship between elite class, ठीक है, इस पे उनका इत्तेफाक है। द वर्किंग क्लास, इस पे इत्तेफाक है। क्लास कॉन्शियसनेस एंड अल्टीमेटली रेवोल्यूशन, ये जो 3 पॉइंट्स हैं इन पे मार्क्सिज्म और न्यू मार्क्सिज्म का वो क्या है, वो इत्तेफाक है। अब हम आ जाते हैं क्रिटिसिज्म पे। ये जो मार्क्सिज्म है या मार्क्सिस्ट थ्योरी है इस पे क्रिटिसिज्म क्या हुआ है। मटेरियलिस्टिक अप्रोच है, वो कहते हैं जी क्रिटिक्स जो हैं इस थ्योरी के, इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, हेल्थ, एजुकेशन, रिलीजन, डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। वो कहते हैं कि जी मटेरियलिस्टिक अप्रोच है बात ही इन्हीं पॉइंट्स पे करती है। अगेंस्ट द नेचर ऑफ मैन, मार्क्सिज्म वो कहते हैं इट इज़ अगेंस्ट द नेचर ऑफ मैन। मैन की नेचर क्या होती है, पावर गेन करना चाहता है, ठीक है। क्रिटिक्स लाइक सर कार्ल पॉपर, ये क्रिटिक्स हैं मार्क्सिस्ट थ्योरी के, वो क्या कहते हैं, मार्क्सिज्म इज़ नॉट अ थ्योरी दैट कैन नॉट बी टेस्टेड एंड पॉसिबली फॉल्सिफाइड। अब पॉपर क्लासीफाइज मार्क्सिज्म एज अ फेथ। वो कहते हैं कि इट इज़ अ जस्ट अ फेथ, एक थ्योरी नहीं है। थ्योरी वो होती है जिसको हम टेस्ट कर सकें और जिसको हम सही या गलत करार दे सकें। वो कहते हैं कि जो मार्क्सिज्म है इसको टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है, रादर इट इज़ जस्ट अ फेथ, ये एक बिलीफ है रादर देन अ थ्योरी। इग्नोर द रोल एंड पोजीशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। दूसरा जो क्रिटिसिज्म है मार्क्सिज्म पे वो ये कहते हैं कि जो ख़वातीन के रोल और उनकी पोजीशन को सोसाइटी में निगलेक्ट करते हैं, मार्क्सिस्ट जो हैं वो इग्नोर करते हैं ख़वातीन को। वुमेन टेंड टू बी मार्जिनलाइज्ड, फोकस अपॉन वर्क रिलेशनशिप। वो कहते हैं कि ख़वातीन को मार्जिनलाइज्ड किया गया है और सिर्फ फोकस किस चीज़ पे किया जा गया है, रिलेशनशिप पे फोकस किया गया है, वर्क रिलेशनशिप पे। नेक्स्ट जो क्रिटिसिज्म है दैट इज़ ओवर कॉन्सेंट्रेशन। मार्क्सिस्ट ओवर एग्जैजरेट द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक रिलेशनशिप। जो क्रिटिक हैं इस थ्योरी के वो कहते हैं कि इन्होंने इकोनॉमिक रिलेशनशिप को की इम्पोर्टेंस को जो है वो एग्जैजरेट किया है।
Neo-Marxists have been criticized. Left-wing variety of functionalism, economic, social condition, intellectual and literary production is based on ideological and imagination. Next criticism है जी Marxist ideas on how to change society are also strongly criticized. अब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जी रेवोल्यूशन की बात करते हैं मार्क्सिस्ट और वायलेंट रेवोल्यूशन की बात करते हैं कि जी रेवोल्यूशन लाएं आप और वो रेवोल्यूशन क्या हो, वायलेंट रेवोल्यूशन हो। ये उन पे क्रिटिसिज्म किया गया है मार्क्सिज्म पे। मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ हिस्ट्री इज contradicted. Industrialized countries have not moved closer to revolution. No laws of history. Marxist was mistaken in thinking he had discovered the laws of history and in thinking that his theory was scientific. सोशियोलॉजिस्ट जो क्रिटिक है मार्क्सिज्म के, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जी क्लास कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की कोशिश करते हैं मार्क्सिस्ट, और क्लासलेस सोसाइटी जो है वो उसको पैदा करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज़ द क्रिटिसिज्म और मार्क्सिज्म। Marxist has mainly been rejected for two reasons. It failed to allow people to express themselves in the way they want to. Few freedoms. अब वो मार्क्सिज्म पे एक और क्रिटिसिज्म हुआ, वो कहते हैं कि ये जो इंडिविजुअल्स हैं, जो सिटीजन हैं स्टेट्स को, उनको इतना फ्रीडम नहीं देते हैं, उनको बहुत कम फ्यू फ्रीडम देते हैं। सेकेंड है जी इट बिलीव it failed to provide people with the standard of living that capitalism was able to provide people living under that system। वो कहते हैं कि मार्क्सिस्ट जो हैं वो लोगों को वो लाइवलीहुड प्रोवाइड करने में नाकाम हुए हैं जो कि कैपिटलिस्ट जो सिस्टम है वो लोगों को प्रोवाइड करता है। थोड़ा सा मार्क्सिज्म को कंक्लूड कर लेते हैं। थ्योरी ऑफ मार्क्सिज्म इज एम दैट टू ब्रिंग अबाउट क्लासलेस सोसाइटी। वो कहते हैं कि क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, क्लास के बीच कोई रिच और पुअर वाला कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि एक क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए जिसमें तमाम जो इंडिविजुअल्स हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाए, उनको इक्वली इकोनॉमिक बेनिफिट्स दिए जाएँ बेस्ड ऑन द कॉमन वर्शिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑल द थिंग्स इक्वली इन आवर सोसाइटी। वो कहते हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए अमंग ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। However, according to them, Marxist, there is a struggle of power, और किस तरह की struggle है, economic, political और social struggle है between the different classes of the society. So this is all about Marxism, किस तरह से वो class struggle की बात करते हैं, किस तरह से वो कहते हैं कि classless society होना चाहिए, और किस तरह से जो capitalist state हैं वो they are dominating the world political system. This is all about the theory of Marxism. Thank you. Allah Hafiz.